हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का कौन सा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं? सेवेंथ लेक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अगर हम सेवेंथ लेक्चर की अगर बात करें आपसे तो सेवेंथ लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने प्रीवियस लेक्चर थे। क्लियर बात। मेडिकल वालों, एक क्वेश्चन क्वांटम नंबर का आपके पेपर में जरूर आएगा, ध्यान रखना, कोई रोक नहीं सकता है इस क्वेश्चन को आने के लिए। अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, तो कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे रेडवर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला ड्राइव किया था, जो आया था 1 लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। क्या आया था? 1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। बात क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, अब चलो आगे। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा और मैं भी बोर्ड पर लिखता हूं। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप लोग भी कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम wavelength lambda of Lyman series and Balmer series। क्लियर बात। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं जो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस को मैं करवा दूंगा। क्लियर बात? अब समझो आप आगे। अगर मैं आपसे आगे की बात करूं, ध्यान से समझना, अगर मैं आगे की आपसे बात करूं तो देखो क्या होता है लाइमन सीरीज और बामर सीरीज में आपको मैंने कल पढ़ाया था। आप सब लोग अपनी कॉपी को निकालिए और देखिए लाइमन सीरीज का ट्रांजिशन कहां से था और बामर सीरीज का ट्रांजिशन कहां पर था। अगर n=1 की बात करें तो वहां पर क्या था? लाइमन सीरीज। और n=2 की बात करें तो वहां पर कौन सी सीरीज थी? बामर सीरीज थी। बात क्लियर? अब आपसे पूछा गया मैक्सिमम वेवलेंथ। अब एक चीज समझो जरा, E=hc/लैम्डा। अभी तो बोला गया मैक्सिमम वेवलेंथ कहां पर होगी, ये आपको मुझे बताना है। मैक्सिमम वेवलेंथ। अब देखो, अगर मैं मैक्सिमम वेवलेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो यानी कि h कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। ठीक, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। 1 मत बोलो, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो लैम्डा कम होगा और जहां पर एनर्जी कम होगी वहां पर लैम्डा क्या होगा? ज्यादा होगा। बात क्लियर? ये बात मेरी समझ गए आप? अब देखो, आपको निकालना मैक्सिमम लैम्डा। क्या निकालना है? मैक्सिमम लैम्डा निकालना है आपको। तो अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना थोड़ा सा। इतनी बात आप समझ गए। अब देखो, जो बात मैं लिखने जा रहा हूं इस पर कंफ्यूज मत होना। क्लियर बात? देखो भाई, समझना जरा इधर। अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूं, मेरे से पूछा गया लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा वार्मर, लैम्डा लाइमन अपॉन लैम्डा वार्मर इज इक्वल टू। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आ गई, मैंने समझा दिया। अब मैंने पिछले लेक्चर में आपको एनर्जी डिफरेंस पढ़ाया था और मैंने कहा था कि जितना एनर्जी गैप देखो कम था, मतलब ट्रांजिशन जितना छोटा था, एनर्जी गैप उतना ज्यादा आ रहा था। देखो 2 से 1 में सबसे ज्यादा गैप आ रहा था, उसके बाद 3 से 1 में गैप और कम आ रहा था, फिर 4 से 1 में आ रहा था, फिर 5 से। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते चले जा रहे थे एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जा रहा था। यानी कि मैक्सिमम वेवलेंथ की बात की गई, यानी मैक्सिमम वेवलेंथ कहां पर होगी?
यानी कि जहां पर 1/λ की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। क्यों? ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? 1/λ के है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? 1/λ के है। यानी कि ई अगर मैं बोलूं 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी कि 1/λ की वैल्यू जहां पर ज्यादा होगी वहां पर किसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी? ई की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर बात? अब देखो भाई, मैं अगर इसको इस तरीके से लिख दूं तो बताओ आपको कोई कंफ्यूजन कि 1/λv अपॉन 1/λl। पेशेंस के साथ, यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अच्छा ये बताओ, ये चीज यही तो है, देख लो, λl/λv, इसी चीज को तो लिखा है मैंने। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि 1/λv के लिए आप क्या लिखोगे? सब कुछ किसके लिए बात हो रहा है? रेडियस दिस, यानी कि फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर एच एटम लिख दो। यहां पर क्या लिख दिया आपने? फॉर एच एटम। मैं कभी कभी जल्दी जल्दी भी कर देता हूं। हाँ, तो देखो फॉर एच एटम, यानी कि आर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। यानी कि ये आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यहां पर भी आ गया 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखो, अब अगर बात करें फॉर बामर सीरीज, किसकी बात हो रही है? बामर सीरीज की बात हो रही है। तो देखो यहां पर 1/v, यही तो फॉर्मूला होता था। अब बामर सीरीज, अब अगर बामर सीरीज की बात करें तो n इज इक्वल टू कहां पर था? 3 से 2 में। अगर देखोगे तो एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होगा, उसके 4 से 2 में आओगे तो एनर्जी गैप और कम हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई? यानी कि सबसे पहले क्या लिखोगे? 1/n1 की जगह क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। क्लियर? ये कितना आ गया? सॉल्व करो। ये आ गया 4 और ये 9, एलसीएम आ गया ऊपर का 36, ऊपर आ गया 9 माइनस 4 अपॉन नीचे देखो 2 2 जा 4, एलसीएम आ गया 4 माइनस 1/4। ठीक, ये कितना बचा? ध्यान से देखो भाई, इधर ध्यान से देखो, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यानी कि ऊपर बचा 5/36 इंटू 4/3, 4 9 जा 36, कितना आ गया? 9 3 जा 5/27, ये क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि लैम्डा, यानी कि जो रेशियो आया है लैम्डा लाइमन अपॉन बॉमर का 5:27 आ गया। एक क्वेश्चन और करा दें, लो एक क्वेश्चन और करा देते हैं। यहां पर इतना चेंज कर लो, इतना चेंज करो। फॉर पार्शियल सीरीज एंड ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। क्लियर बात? ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। देखो, चलो करो क्वेश्चन आप लोग। इतना चेंज कर दिया मैंने, दिमाग लगाओ जल्दी। वैसा ही क्वेश्चन है, किसका रेशियो निकालना है आपको? देखो इधर, मैं इधर साइड से सॉल्व करता हूं। लैम्डा पास्चन अपॉन लैम्डा ब्रैकेट, लैम्डा ब्रैकेट, यानी कि लैम्डा पास्चन अपॉन लैम्डा ब्रैकेट का अगर रेशियो निकालना है, BRAC लिख लो इसको, ब्रैकेट। ठीक, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख दूं, अच्छा 1/λ ब्रैकेट अपॉन 1/λ पास्चन, 1/λ पास्चन। क्लियर बात? यानी कि 1/λ ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/λ पास्चन। अब ध्यान से समझना है, यहां पर 1/λ ब्रैकेट 1/λ पास्चन। अब ध्यान दो, मुझे बताओ आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ, अब अपॉन में भी लिख देता हूं, आर जेड स्क्वायर ब्रैकेट। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि ब्रैकेट सीरीज के लिए ट्रांजिशन कहां से कहां तक होता है?
बताओ, लाइमर, वास्चन, वामर, पास्चन, ब्रेकेट, 1 2 3 4, ठीक, कहां तक 4, यानी कि सबसे जो पहला ट्रांजिशन होगा अनंत, वो कहां से होगा, 5 से 4 में होगा। कहां से होगा, 5 से 4 में। देखो अपनी कॉपी सारे लोग, कहां से होगा पहला ट्रांजिशन, 5 से 4 में होगा। तो मैं यहां पर ये लिख दूं, और यहां पर एनर्जी डिफरेंस इस सीरीज के लिए सबसे ज्यादा आएगा, यानी कि 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखो पास्चन सीरीज के लिए बताओ, लाइमर, वामर, पास्चन, यानी कि 4 से 3 में जो ट्रांजिशन होगा उसमें एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते चले जाओगे एनर्जी डिफरेंस कम आता चला जाएगा, यानी कि यहां पर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, बात क्लियर। अगर इसका आप एलसीएम लेते हो, आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहां पर जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम को देखना, ये आ गया 1/16 और ये आ गया 1/25, ये आ गया अपॉन 1/9 और ये आ गया 1/16, ये आ गया। क्लियर बात यहां तक। अब मुझे जल्दी से सॉल्व करके बताओ ऊपर का एलसीएम कितना आएगा। अभिषेक जल्दी बताओ, ऊपर का एलसीएम सॉल्व करके कितना आएगा, 400। अच्छा, तो कितना आएगा बेटा ऊपर सब माइनस करने के बाद, इसका एलसीएम आ गया 400, इन्होंने बताया। तो ये कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ, ऊपर माइनस करके कितना आएगा एलसीएम, जल्दी कैलकुलेट करो सारे लोग, बताओ। जल्दी कैलकुलेट करो सभी लोग। 9/400, 9/400। अच्छा, गलती तो नहीं हो रही कोई, ठीक है। और ये हो गया 16 और 9, तो कितना एलसीएम आ जाएगा 16 और 9 का, 144। ठीक, ये 9 बन जा 9, देखो नहीं नहीं 144 नहीं आएगा, गलत बोल रहे हो आप ना। नीचे का जल्दी बताओ एलसीएम कितना आएगा, जल्दी कैलकुलेट करो भाई, इतना टाइम लगता है कहीं कैलकुलेट करने। 144, ठीक है, यानी कि नीचे का एलसीएम आ गया 144। ये कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, तो कितना आ गया ये सब 1/400 इंटू 144/7। ठीक है, ये कैंसिल आउट होगा, 200 आ गया, ये 72 आ गया, 100 आ गया, ये आ गया कितना है, कहां पर बेटा, 9/400, ओके, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और कुछ कट रहा है, ठीक, देख लो 100 आ गया, और कट जाएगा एक बार, हाँ, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 50, 2 9 जा, ये कितना आ गया 25, अब नहीं कटेगा, 9 9 जा 81/25, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो इतनी पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको, कितना आ गया 9 कितना आ गया बेटा आंसर, आंसर आया है आपका 81/25। कितना आंसर आ गया 81/25। क्लियर बात, यहां तक नोट करिएगा आप लोग सभी लोग, इसको मैं रफ कर देता हूं, आगे चलता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपकी समझ में आ गए तो देखिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखिए नेक्स्ट, देखिए व्हाट इज द शॉर्टेस्ट
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ Paschen series of Li+2 atom. Paschen series of Li+2 atom. किसकी बात कर रहे हैं? Paschen series of Li+2 atom की बात कर रहा हूं. क्या बोला है कि the shortest wavelength of Paschen series of Li+2 atom. इसकी बात कर रहा है. अब पूछा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अब तो चक्कर है सर. अभी तक तो मैक्सिमम निकाल रहे थे, अब निकाल रहे हैं शॉर्टेस्ट. लाइन आपको क्लियर नहीं है, ये ध्यान रखना. आपसे कंसेप्ट समझना. बोली कौन सी सीरीज गई है? पास्चन. ऐसे लिख लो, पास्चन सीरीज बोली गई है. और पास्चन का बेस लाइन क्या है? बोलो. n = 3. क्या है? यानी कि ट्रांजिशन जो गिर रहा होगा वो n = 3 में गिर रहा होगा. बात क्लियर? अब अगर n = 3 में गिर रहा है तो समझो क्या है. n = 3 में गिर रहा है. अब अगर ये n = 3 में गिर रहा है, अब इतना समझना मेरी बात को कि n = 3 बोल रहा हूं, n = 3 में गिर रहा है. अब मैक्सिमम बोला है, लेकिन आपको हायर लाइन नहीं पता है कहां से आ रही है वेवलेंथ, क्योंकि आपसे बोला नहीं गया. उसने क्या कहा तो आप क्या मानोगे? आपको ये तो पता चल गया कि n1 तो सर हम 3 लेंगे, लेकिन जब मैंने कंसेप्ट पढ़ा रहा था तो मैंने कहा n2 क्या होगा? इनफाइनाइट. क्या होगा? क्योंकि आपको नहीं पता है कि लास्ट वाली लाइन कहां से आ रही है. लास्ट वाली लाइन कहां से आ रही है? आपको अगर लास्ट वाली लाइन क्लियर हो गई तो आपको पता चल जाएगा कि सीरीज की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, क्योंकि बोला ही नहीं है. तो आप क्या मानोगे जब भी बोलेगा इस तरीके से इनफाइनाइट? क्या बोलेगा लास्ट लाइन. अरे भैया हमें क्या पता कि कौन सी लास्ट लाइन है? जब हमें ये बात नहीं पता है कि कौन सी लास्ट लाइन है तो हम क्या करेंगे? हम इनफाइनाइट से किसी को कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो देखो 1/λ = R(Z²), ठीक, 1/N1² -1/N2². अब r के टर्म में मैं रख रहा हूं r 3 का स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1/N1 की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, और ये खत्म. और ये क्या बच गया? एक 3 से एक 3 को गोली मारो, यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल हो गया. और आंसर आपका क्या आ गया? 1/λ = r, यानी कि λ = 1/r. ये क्या हो गया? आंसर हो गया. या ये भी आंसर हो सकता है, λ = 1/912 एंगस्ट्रॉम. ये भी आंसर हो सकता है. ठीक है, आप डिपेंड करेगा ये ऑप्शन आपके पेपर में किस में लिखे हुए हैं. सेंटीमीटर/सेकंड में लिखे हैं, मीटर/सेकंड में लिखे हैं, एंगस्ट्रॉम में लिखे हैं. जिसमें लिखे हो पैसा आंसर मार्क कर देना, आंसर आ जाएगा आपका. बात क्लियर? अब देखो मैं इसे रफ कर देता हूं रजिस्टर से. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे समझ नहीं पाते हैं. अब देखो जैसे बोलेगा क्वेश्चन, एक बात और समझना. आपसे बोलेगा क्वेश्चन लिखो कि कैलकुलेट द wavelength of Lyman series of calculate the wavelength of Lyman series of Li+2 atom for लास्ट लाइन. अब देखो आपको नहीं क्लियर किया है, उसने इतना कह दिया लास्ट लाइन. क्या कह दिया है? लास्ट लाइन. और आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे मुझे ये बताओ.
आपको नहीं पता है लास्ट लाइन का मतलब, तो क्या करोगे? यानी कि लास्ट लाइन का मतलब जो हो गया वो ये हो गया, लास्ट लाइन का मतलब कि n1 तो कितना हो गया, 3 हो गया। n1 कितना हो गया, सॉरी n1 तो कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि और n2 कितना हो गया, इनफाइनाइट। कितना हो गया, इनफाइनाइट। यानी कि क्या लगाओगे, 1 अपॉन लैम्डा आर, जेड की जगह कितना रखोगे, 3 का स्क्वायर, ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी का स्क्वायर, ये खत्म। तो कितना आ गया, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 9 आर, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 आर। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। नोट करिए इसको फटाफट, बात समझ में आ गई। बोलेगा लास्ट लाइन क्लियर नहीं करेगा आपको, अब मैं इसको क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग इसी तरीके से, ध्यान दीजिएगा आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन in amount of energy, electron transition in a hydrogen atom, sorry, in a hydrogen atom will require the largest amount of energy, will require the largest amount of energy। क्या बोलोगे, required largest amount of energy। बात क्लियर है यहां तक? अब लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात हो रही है। समझ गए मेरी बात? अब समझो भाई, लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, पहला ऑप्शन लिखो n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 2, दूसरा ऑप्शन लिखो n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 4, तीसरा ऑप्शन लिखो n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1, 4 लिखो n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 5। क्या लिखो, n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 5। बात क्लियर, बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब दिमाग लगाओ आप लोग, दिमाग पेशेंस के साथ सोचो जरा, कि पूछा है मैक्सिमम एनर्जी कहां पर होगी। क्या पूछा आपसे, मैक्सिमम एनर्जी कहां पर होगी। क्लियर बात? तो बताओ मुझे मैक्सिमम एनर्जी कहां पर होगी। मैं तब तक, आप सोचो सारे लोग, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, सोचिए आप लोग, बताइए कहां तक होगी, बताइए जल्दी बताइए। बताइए आप लोग कहां तक होगी भाई, बताओ। अरे भैया ध्यान दो, डिफरेंस तुरंत स्ट्राइक कहां पर करोगे, डिफरेंस कहां पर ज्यादा। देखो ट्रांजिशन कहां से कहां तक है, 1 टू n इज इक्वल टू 2, बोलो 1 टू 2, फिर क्या बोला है उसने, 2 टू 4, 5 टू 1 और 3 टू कहां बोला है 5। क्या बोला है, 3 टू 5। अब देखो जरा ध्यान से समझना, इसमें लिखा है n इज इक्वल टू 1 से 2 में। अरे सर ये कैसा ट्रांजिशन है, अभी तक जो आपने पढ़ाया है उसमें यही लिखा है, यही लिखा है कि 2 टू 1 में ट्रांजिशन होगा, फिर ये 1 से 2 में ट्रांजिशन कैसे हो सकता है। ध्यान से एक चीज देखो जरा, आपने जो एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था कि E2 माइनस E1, जिसको आपने बोला था डेल्टा ई, क्या बोला था, डेल्टा ई बोला था, क्या बोला था, डेल्टा ई बोला था। ठीक है, डेल्टा ई बोला था आपने, आपने डेल्टा ई बोला था। और मेरी बात को ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, फिर से काट दो काट दो। अगर मैं आपसे बात करूं डेल्टा ई E2 माइनस E1, यानी कि डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या था, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 1 अपॉन n2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n1 स्क्वायर, यही तो था। अब देखो n2 कितना यहां पर 2 है और n2 कितना यहां पर 2 है और n1 कितना है, बोलो 1 है।
तो ये देखो, अगर आप यहां से इस चीज को अगर देख रहे होगे और यहां पर अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे तो बताओ वैल्यू कैसी आएगी? इनको रखने पर वैल्यू आएगी पॉजिटिव। कैसी आएगी वैल्यू? पॉजिटिव। अब कहोगे सर यहां पर 3 to 5 है तो वैल्यू यहां पर भी पॉजिटिव आएगी। सर वैल्यू 2 से 4 में भी, लेकिन अगर यहां पर देखोगे 1 से 2 में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। पॉजिटिव वैल्यू इन तीनों में भी आपको आएगी, लेकिन वैल्यू बड़ी कहां पर होगी? सबसे 1 से 2 में वैल्यू क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। इसलिए यहां पर क्या होगा बेटा? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इन ए हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर्ड द लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहां पर उसने आपसे क्वेश्चन में देखो ट्विस्ट किया था, लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात की थी। किसकी बात की थी? लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी की बात की। अब देखो, इसको आप 1/λ से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, रिवर्स फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन जब इसने एनर्जी की बात की और इस तरीके से क्वेश्चन पूछा तो मैंने इसलिए उस कंसेप्ट से इसलिए बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको ज्यादा आसान हो जाता क्वेश्चन को सोचना। बात क्लियर मेरी? मैं इसको रफ कर देता हूं और मैं इसके बाद क्या है आगे चलता हूं। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, या मैं लिख देता हूं बोर्ड पर कि हेडिंग डालो लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी, क्योंकि 11th क्लास में पूछ लिया जाता है लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी। हेडिंग डालिए आप लोग, हेडिंग डालिए सब लोग कि लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी लिखो। लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी। ठीक है, क्लियर बात? अब लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी की मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना। तो सबसे पहली लिमिटेशन की अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होगी। आपने हेडिंग डाल ली लिमिटेशन ऑफ बोहर्स थ्योरी, क्लियर बात? अब एक एक पॉइंट को आपको समझाकर चल रहा हूं। सबसे पहले लिखा है बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। अब देखो, आपने जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के बारे में बात की थी। वो ट्रांजिशन मल्टी स्टेप में हो रहा था, लेकिन बोहर को ऐसी कोई भी बात नहीं पता थी कि ट्रांजिशन मल्टी स्टेप में भी हो सकता है। या पता होगा तो इनकी थ्योरी इस बात के लिए एप्लीकेबल, क्योंकि लिमिटेशन है इनकी थ्योरी स्पेक्ट्रम लाइन के लिए एप्लीकेबल इसका मतलब नहीं थी। ये इस बात पर जाकर कोई भी बात को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। ठीक, दूसरा पॉइंट देखो लिखा है व्हाई द एंगुलर मोमेंटम टू रिवॉल्विंग in equal to nh upon 2 pi has not been explained the Bohr theory। ये जो NH अपॉन 2 पाई वाली बात थी ना कि इनका जो एंगुलर मोमेंटम MBR है वो इक्वल होगा NH अपॉन 2 पाई के, ये बात भी एक्सप्लेन देखो नहीं कर पाए, हैज नॉट बीन। ठीक है, क्या लिखा है? हैज नॉट, यानी कि ये इस बात को भी जस्टिफाई मत बोलिएगा ये, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है, इस बात के लिए ये बात एक्सप्लेन नहीं थी। इन्होंने देखो बोला है कि व्हाई द एंगुलर मोमेंटम revolving is equal to nh upon 2 pi has been not explained the Bohr theory, यानी कि इस बात को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लियर बात? नेक्स्ट पॉइंट, बोहर इंटररिलेट क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। बोहर ने जो थ्योरी थी वो क्वांटम थ्योरी से रिलेट की थी, और इस बात को क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स ने बताया गया। किसमें बताया? क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स में बताया गया कि बोहर की जो थ्योरी थी वो इस बात से क्या करती थी? रिलेट करती थी। अब एक कभी कभी पेपर में 11th में जैसे कभी पूछ लेते जीवन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, तो ध्यान रखना कि बोहर डज नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम लाइन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
कि बोहर की जो स्पेक्ट्रम लाइन थी वो मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो पा रही थी, कि बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, बोहर ने स्पेक्ट्रम लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो इस चीज को हमने क्या बोला, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। क्या बोला, जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट बोला। बात क्लियर यहां तक हो गई। ये थे बोहर्स की लिमिटेशन, इसको रट लीजिएगा, पेपर में आए तो लिख लीजिएगा और छाप दीजिएगा, लेकिन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ के जरूर जाइएगा। कभी पूछ लेता विच ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट, तो आपको पता रहना चाहिए कि बोहर का लिमिटेशन में ये स्टेटमेंट पढ़ा था तो ये करेक्ट था, और हमने ये स्टेप इसमें पढ़ा था तो ये बात भी क्या थी, करेक्ट थी। इसलिए मैं बोल रहा हूं आप क्या करिएगा, इनको पढ़कर जाइएगा। इनको पढ़कर जाएंगे तो किसी भी बात में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। देखिए आगे समझिए, देखिए ध्यान से। अब देखो इधर, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। वेव मैकेनिकल मॉडल, क्लियर? किसकी बात करने जा रहे हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल की बात करने जा रहे हैं। क्लियर बात है, समझना। अब अगर वेव मैकेनिकल मॉडल की अगर बात करने हम लोग जा रहे हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल की, ठीक है, तो देखो क्या होता है वेव मैकेनिकल मॉडल में, ध्यान से। अब देखो वेव मैकेनिकल अगर मॉडल है, क्या है, वेव मैकेनिकल मॉडल है, तो सबसे पहले इसमें पढ़ना है आपको डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली, लिख लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये लिख दिया हमने। क्लियर बात? अब देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो भाई HEISENVERG, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद है, सॉरी ये सेकंड नंबर होगा, तीसरा पॉइंट है शॉर्डिंगर, शॉर्डिंगर शॉर्ट में लिख रहा हूं, शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन। क्या लिखा, शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन लिख दिया मैंने, ठीक है। यानी कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ अभी हम इन दोनों की बात करेंगे, इसको बिल्कुल लास्ट में पढ़ाएंगे चैप्टर के एंड में, शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन को, शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन को। उससे पहले हम लोग बात करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तीनों लिखिए वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर। जब आप वेव मैकेनिकल मॉडल के अंदर इसको लिख लिया आपने, क्या किया आपने, इसको लिख लिया। अब मैं एक रफ कर देता हूं, ये नीचे वाले दोनों वेव मैकेनिकल मॉडल के, यानी कि आपने लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। अब मैं सबसे पहले जो डिस्क्राइब करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं मैं डी ब्रॉगली कंसेप्ट, यानी कि लाइट के पास डी ब्रॉगली मतलब क्या हो गया, ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल या ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये भी बोल सकते हो कि किसी भी, यानी कि लाइट है तो लाइट के पास दो तरीके का नेचर होगा, किसका किसका, एक पार्टिकल का, दूसरा वेव का। फिर से बता रहा हूं, लाइट के पास दो तरीके का नेचर होगा,
एक पार्टिकल का और एक वेव का। बात क्लियर मेरी? ठीक है। तो इसके बाद जब दूसरा पॉइंट की बात करेंगे तो बोर्ड पे लिखते हैं। पहले पहला पॉइंट मैं बोर्ड पे लिखता हूं और आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा। मैं सबसे पहला पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से लिख लीजिएगा सब लोग। लिखिए द नेचर ऑफ लाइट, लिखिए द नेचर ऑफ लाइट द नेचर ऑफ लाइट द नेचर ऑफ लाइट, लिखते चलिएगा मेरे साथ साथ। द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ दैट is both that is both that is both that for the both that sorry of a particle both that of a particle of a particle both that of a particle and of a wave and of a wave and of a wave. This is dual behavior. This is या तो फुल स्टॉप लगाओ. This is dual behavior dual behavior. This is dual behavior should be true. Should be true. Should be true for the matter also. True for the matter also. For the matter also. क्या लिखा मैंने? देखो बहुत सिंपल वर्ड में मैं लिखा है कि ड्यूअल नेचर ऑफ ए मैटर पहले लिख दिया मैंने, फिर मैंने क्या द नेचर ऑफ लाइट इज बोथ दैट ऑफ पार्टिकल एंड दैट वेव, यानी किसी भी लाइट के पास किसका किसका नेचर होगा बताओ, पार्टिकल का नेचर होगा और वेव का नेचर होगा। दिस इज ड्यूअल बिहेवियर शुड बी ट्रू। दिस क्या लिखा, दिस इज ड्यूअल बिहेवियर शुड बी ट्रू फॉर द मैटर ऑल्सो, फॉर द मैटर ऑल्सो। अब देखो जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं ये बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्या लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट समझना। सेकंड पॉइंट कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, wavelength of light is inversely proportional to inversely proportional to the momentum, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मोमेंटम, यानी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो देखो क्या लिखोगे, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, यानी कि जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको पता है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू आ गया h/p। क्या आ गया, h/p। क्लियर बात। अब इस p की जगह क्या रख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू h/p की जगह रख सकते हो मास इनटू वेलोसिटी। अगर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, लैम्डा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मास एंड वेलोसिटी, या ऐसे लिखो मास और वेलोसिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। क्लियर बात, मास और वेलोसिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इसको भी ऐसे कंसेप्ट को बंद कर लो एक बॉक्स में, एक कंसेप्ट को क्या करो, बॉक्स में बंद कर लो। ठीक, लैम्डा अगर इंक्रीज कर रहा है तो मास और वेलोसिटी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। ठीक, इसको नोट डाउन करो, फिर अभी इसमें थोड़ा सा और बताते हैं। अब देखो लिख लो, अच्छा पहले लिख लो, नोट डाउन कर लो। ठीक ठीक, तभी बताते, लिख लो लिख लो लिखो।
ठीक, लिख लिया। अब देखो, आप जानते हो, वी नो दैट, प्यार से लिख रहा हूं, वी नो दैट, सर हम कुछ नहीं जानते हैं। वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्या है? एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 2 पाई आर, क्या लिखा? 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन एम बी। क्या लिखा? एन एच अपॉन एम बी लिखा। ठीक, अब देखो m इंटू बी की जगह क्या रख सकते हो आप, बोलो? यानी कि 2 पाई आर, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो कितनी डिस्टेंस को कवर करेगा? 2 पाई आर को कवर करेगा। ठीक, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी, और यहां पर आप लिख सकते हो कि 2 एम बी की जगह क्या लिख सकते हो? 2 पाई आर इज इक्वल टू एच अपॉन, यानी कि एन एच अपॉन पी, एन एच अपॉन पी, एन एच अपॉन पी। 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी, ये लिख सकते हो। बात क्लियर? यानी क्या क्या, 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी, और इस कंसेप्ट पे 2018 के पेपर में, नीट में क्वेश्चन था सेम। 2 पाई आर इज इक्वल टू, बिल्कुल एज इट इज, छपे छपाए 2 पाई आर इज इक्वल, लोग बताते ही नहीं, कहते अरे बच्चे खुद पढ़ लेंगे, बच्चों को सब पता है। अरे भैया थोड़ा बताओ बच्चों को, तभी तो पता चलेगा जो नए बिगिनर्स हैं। यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन पी। आप पेपर उठा के देखिएगा, वर्चुअल बात नहीं कर रहा हूं, आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको ये कंसेप्ट क्या होगा जरूर मिलेगा पेपर में। आप नोट डाउन करिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब देखो एक चीज और समझ लो जरा इसी में, बेटा एच अपॉन पी को आप क्या लिख सकते हो, बोलो? यहां पर एच अपॉन पी को लैम्डा लिख सकते हो, तो इस कंसेप्ट को भी मर्ज करो। 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से, अगर वेवलेंथ बोले एल लैम्डा, कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, उसकी रेडियस इतनी है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो आप ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो कि 2 पाई आर इज इक्वल टू एल लैम्डा। 2 पाई आर इज इक्वल टू एल लैम्डा, और 2 पाई आर इज इक्वल टू एल लैम्डा अगर लगा दोगे तो आप क्या पा जाओगे? अपना आंसर पा जाओगे। बात क्लियर मेरी? ठीक है, ठीक। अब क्या हुआ, डी ब्रॉगली कंसेप्ट की बात खत्म हो गई। बात क्लियर? इसको मैं रफ कर देता हूं और आगे चलता हूं, आगे की बात करता हूं। ठीक, देखो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि किसी के पास भी कैसा होगा, ड्यूअल नेचर होगा। हेडिंग डालो, बड़ा इंपॉर्टेंट, छपा छपाया जब मैंने पढ़ाया था 2016 के पेपर में, जेई मेन में, सी सेट में पहला क्वेश्चन रखा हुआ था ये, एज इट इज मेरे नोट्स का। ठीक है, तो हेडिंग डालिए आप, हेडिंग डालिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ of kinetic energy, de Broglie wavelength in terms of kinetic energy, de Broglie wavelength in terms of kinetic energy। क्लियर? क्लियर बात? वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब कैसे ये कंसेप्ट, बिल्कुल जब मैंने पढ़ाया था तो जेई मेन 2016 के पेपर में, मैं बता रहा हूं सी सेट का पहला क्वेश्चन था, मैं इतना भी बता दिया मैंने आपको, सी सेट का पहला क्वेश्चन था। बच्चे बोले सर ये तो आपने क्लास में ही कराया था बिल्कुल, और इस साल जो पेपर हुआ है 2020 का,
स्टेट्स ऑफ मैटर का मेरे एज इट इज बिल्कुल क्लास में मैंने जैसे ही बताया, डेटा भी चेंज नहीं हुआ, वैसा ही क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन आ गया, ये समझ लो। अब देखो भाई, ये देखो इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अब ध्यान से समझना भाई, ये कंसेप्ट जेई में 2016 में पूछा गया, जेई में 2016 में पूछा गया। तो देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी आप जानते होती है क्या, हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, काइनेटिक एनर्जी दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड क्या करो, m से मल्टीप्लाई कर दोगे, m इंटू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर इंटू एम, ये आ गया। क्लियर बात। अब अगर ये बात आ गई तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। अब एक कैंसिल नहीं कर देंगे तो मल्टीप्लाई क्यों कर देते हैं, अगर कैंसिल करना होता कैंसिल मत कर देना, क्योंकि अगर मान लो, बताओ भाई कैसी हद कर रहे हो यार, कह रहे कैंसिल कर दो, कैंसिल कैसे कर दो, मल्टीप्लाई क्यों किया था, कैंसिल नहीं करना, टर्म्स बनाना है, ध्यान दो इधर। यानी कि m स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्या आ गया, ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो क्या करोगे, आप लिख सकते हो यहां पर m इंटू वी, m इंटू वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, ये लिख सकते हो, बोलो m इंटू वी इज इक्वल टू 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लिख सकते हो, बात क्लियर। अब देखो ये आ गया m इंटू वी, क्या होता है, ये p होता है बेटा, क्या होता है p, m इंटू वी की जगह क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो, यानी कि 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो बेटा, h अपॉन p, वी नो दैट, आप जानते हो, वी नो दैट, आप जानते हो कि लैम्डा इज इक्वल टू है h अपॉन p, तो p इज इक्वल टू बोलो बेटा यहां से कितना आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा, क्या आ जाएगा, h अपॉन लैम्डा। इधर देखो p की जगह रखो h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, h अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अब देखो लैम्डा इज इक्वल अपॉन h, इसको लिखो 1 अपॉन 2m ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, ये था यानी कि वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। क्लियर बात, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, फिर मैं आगे चलता हूं, नोट कर लो। लिख लिया, लिख लिया आपने। अब देखो काइनेटिक एनर्जी बाय फिजिक्स अगर बात करें तो होता है चार्ज इनटू वी, क्यू इनटू वी, की होता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू आ गया h अपॉन अंडर रूट 2m क्यू वी, आ गया, आ गया। अब देखो भाई इतना आ गया, समझना अब आगे, यानी कि फॉर अगर इलेक्ट्रॉन बात की जाए, फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर फॉर इलेक्ट्रॉन बात की जाए तो देखो फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, समझना, फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यानी कि सब कुछ रखोगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखोगे, मास रखोगे, ठीक है, ये चार्ज, ये मास, प्लांक कांस्टेंट सब रखोगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 150 अपॉन बी, ये लिख रहा हूं, जो लिख रहा हूं 150 अपॉन वी, ये बी अंडर रूट के अंदर है,
150 अपॉन अंडर रूट वी, ये आ गया किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए आ गया। लेकिन बाकी किसी और पार्टिकल के लिए बात करेगा तो आपको उसका मास, उसका इलेक्ट्रॉन, सब कुछ मतलब चार्ज आपको रखना पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इसको आपको याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बोल देता है कि फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ की रिलेशन क्या होगी, वी तो पोटेंशियल डिफरेंस है, बी वेलोसिटी नहीं है, क्या है ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया हो आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि यहां तक डी ब्रोगली कंसेप्ट की बात एकदम फुल्ली तरीके से फिनिश्ड हो गई। ठीक, इसमें बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट अच्छे हैं, इसलिए आप इसको ज्यादा से ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें कभी भी आपसे एक बार बस उसका डायरेक्ट पूछ लिया गया था इसके लिए कौन सी बात करेक्ट है, उसके बाद आज तक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बात क्लियर? ठीक है, अब देखो आप नेक्स्ट आगे। हाँ भैया एक चीज और ध्यान रखना, इन बच्चे ने सही क्वेश्चन पूछा कि सर ये वेवलेंथ किसमें है, तो ये एंगस्ट्रॉम में है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, हाँ इन्होंने भी क्वेश्चन पूछा हमसे। तो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, बच्चे कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन करा, तो पहले कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ग्राफ के भी, तो वो क्वेश्चन कराऊंगा अगली क्लास में। इसके नेक्स्ट जो वीडियो होगी इसमें क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और उसके उसमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, और उसके बाद पहुंच चलेंगे हम हुर्न्स पाउली अबाउ के रूल पर। ठीक, एक अगले लेक्चर में मैं यहां तक फिनिश करेंगे। उसके बाद हमारा बचेगा सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बचेगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम नंबर, दो टॉपिक लास्ट लेक्चर फिनिश कर देंगे। ओके, यानी कि आपका 3 लेक्चर और बचे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कहीं मत जाइएगा, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं। ओके, थैंक यू।